हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का अगला पार्ट है, जिसमें आप सभी देखने वाले हैं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव अर्थात हमेशा समान रहता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन में दिया गया आर्यभट्ट का, यूक्लिड का, थेल्स का, और ऑप्शन डी में दिया गया पाइथागोरस महोदय का। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में क्विज खेलने के साथ साथ ढेरों सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मैट्रिक एग्जाम की काफ़ी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 37 में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। याद रखिएगा कि वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज की हम लोग रचना करते हैं, इसे ही चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। इसके आमने सामने का कोण अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 180 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 में है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 125 दिया गया है तो ऐसा कीजिए 5×25 होता है और 3/9 होता है, यानी 5×25 आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, अनुपात 3/9 लिख सकते हैं। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 25:9। अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है यदि cos थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ये दोस्तों, सेक थीटा का एक फार्मूला आता है 1/cos थीटा, ये सेक थीटा का फार्मूला होता है। तो हमको ज्ञात करना है सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 और cos थीटा का मान यहाँ पे तो दिया गया है, x दिया गया है ना, तो आप x लिख दीजिए। तो सेक थीटा बराबर जो आपका आएगा ना वो 1/x आएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 1/x ऑप्शन डी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन 40 में बोला गया है त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः ए में 2,4, बी में 0,6, सी में 4,-1 है। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। है दोस्तों, केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो होता है x बराबर x1 + x2 + x3 बट्टा में 3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे x1 का मान 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। प्लस में है x2 का मान, x2 का मान देख लीजिए 0 दिया गया है तो आप 0 लिख सकते हैं। प्लस में है x3 का मान, यहाँ पे 4 है तो आप 4 लिख सकते हैं और बट्टा में 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में 4 में 2 को ऐड कर लीजिएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, इस प्रकार से 6 लिख दीजिएगा और बट्टा में 3 है तो ये 3 दूनी 6 अर्थात हमारा पहला जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में पहला आंसर 3 दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो हम लोग जिस प्रकार से x का निर्देशांक ज्ञात किए हैं उसी प्रकार से y का भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3 बटा में 3 होता है। याद रहे x का निर्देशांक हमारा 2 आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए y1 का मान यहाँ पे 4 है, हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान दोस्तों 6 है और प्लस y3 का मान -1 है। तो प्लस और माइनस की जगह पे हम लोग केवल -1 लिख सकते हैं, बटा 3 लिख सकते हैं।
यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 4 10 हो जाएगा, 10 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 9 होगा, 9 में 3 से गुना कर दीजिएगा, सॉरी भाग लगा दीजिएगा तो ये 3 आएगा। तो पहले हमारा आंसर आया था 2, बाद में आ गया है 3, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 होने वाला है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 2,3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी से दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है कि n पदों वाले एपी का nवां पद जो है वो n² + 2n + 1 है। तो इसका छठा पद क्या होगा? तो इसका छठा पद जो होगा वो 13 होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? काफ़ी सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42। आइए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 3:5 और जब भी दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो उसमें आपको इस प्रकार से स्क्वायर कर देना होगा। तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 होता है और 5 के स्क्वायर 5 25 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 9:25 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 9:25 दे दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 की दूरी क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का जो यूज़ करते हैं उसे लिखेंगे। फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और उसी प्रकार से होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो गया कि हमें चाहिए x2 का मान देख लीजिए 2 दिया गया है तो आप 2 लिख सकते हैं, -x1 का मान 4 दिया गया है तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद में है y2 का मान, तो y2 का मान देख लीजिए 3 है तो आप 3 लिखेंगे, -y1 का मान -1 है तो माइनस और माइनस की जगह पे +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 में से 4 को घटाइएगा तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 दूनी 4 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 होता है और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद में 16 में 4 को ऐड कर लीजिए तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में कि √20 को आपको गुणनखंड करना होगा। √20 को कैसे गुणनखंड कीजिएगा? तो ऐसे कीजिएगा 2 दूनी 4 और 4 25 20 हो गया। तो यहाँ पे डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा और √5 रूट में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से 2√5 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे ना तो ऑप्शन डी में 2√5 दे दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 44 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 44 से बुलाया गया है कि समीकरण √2y² + 5y + √2 का विविक्तर बराबर क्या होगा? तो जब भी विविक्तर, विवेचक या प्रकृति पूछ लिया जाता है ना तो हम लोग तीनों कंडीशन में डी का मान ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करने का तो फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही होगा कि b² - 4ac होता है। तो अगर हम b की मान की बात करें तो b का मान यहाँ से 5 मिलेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -4 गुने a का मान। तो a का मान 2√2 दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे 2√2 और गुने c का मान। तो c का मान यहाँ पे √2 है तो लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर कितना होगा? तो 5 या 25 होगा, फिर माइनस को माइनस लिखेंगे। अब √2 में √2 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है केवल 2 होगा। कैसे होता है? तो √2 में √2 से गुना करने पे √4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। और फिर यहीं 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा और यहीं 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो अब आसान तरीके से क्या कीजिएगा कि 25 में से 16 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा 9। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है। क्वेश्चन 45 में बुलाया गया है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर जो फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y बराबर भी सेम टू सेम ऐसा ही फार्मूला होता है y1 + y2/2 होता है। यही फार्मूला का यूज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए x1 का मान 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा। उसके बाद में x2 का मान -3 है तो ऐसा कीजिए प्लस की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं 3 और बटा 2। तो 3 में से 3 जब घट जाएगा तो 0 बचेगा और 0 में 2 से जिस प्रकार से 0 में 2 से भाग लगा भी दीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा ना। तो इस प्रकार से x का मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग ज्ञात किए हैं तो आंसर आ गया है 0। अब हम लोग ज्ञात करते हैं y1 + y2। तो y1 का मान यहाँ से 4 ले लेंगे और प्लस y2 का मान यहाँ से 8 ले लेंगे और बटा में 2 लिख सकते हैं। तो 8 और 4 कितना होगा तो 12 होगा और 12 को 2 से कटा लेंगे तो ये 6 मरतबे कटेगा। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु का निर्देशांक 0,6 आया है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 0,6 ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 46 में। क्वेश्चन 46 में बोला गया है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण को तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए आसान तरीके से समझिएगा। बोला गया कि एक मीनार का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि यह जो है ए बी एक मीनार है, इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्री है। अब यहाँ पे बोला गया है कि पाद से 21 मीटर की दूरी पर ये जो BC की जो लंबाई है ना वो 21 मीटर दिया गया है। कितना मीटर 21 मीटर। तो आपसे बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं कि ये P होगा तो B दिया गया है। तो ऐसा कीजिए tan का जो फार्मूला आता है tan 30 बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है तो P/B होता है। tan 30 का मान 1/√2 बैठा दीजिए। P का मान मालूम नहीं है और B का मान कितना दिया गया था तो B का मान दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 21 सेमी दिया गया था तो आप यहाँ पे 21 सेमी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि P में √3 से गुना कीजिएगा तो P √3 होगा। 21 में 1 से गुना कीजिएगा तो 21 होगा, यानी √3 P बराबर क्या आएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। अगर आप केवल P बराबर लिखते हैं 21 तो √3 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरह आकर ये √3 भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो यहीं पे आपका आंसर हो जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो क्या कीजिए √3 से परिमेयीकरण कीजिए। इससे क्या होगा कि 21 में √3 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा 21 √3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुणा करने पे ये 3 हो जाएगा। अब 3 जाके 21 को काटेगा 3 7 21 तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 7 √3 आंसर आ रहा है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में 7 √3 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देख लीजिए। क्वेश्चन 47 बोला गया है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले, दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। तो याद रखिएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त भी समरूप होते हैं। तो यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सिमिलर अर्थात समरूप। अगला सवाल देख लीजिए। त्रिकोणमिति से लिया गया है कि यदि cosec थीटा बराबर 5/3 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमको cot थीटा का मान ज्ञात करना है और cot थीटा का फॉर्मूला B/P होता है और दिया क्या चीज़ गया है cosec थीटा अर्थात H/P बराबर दिया गया है। तो H का मान 5 है, P का मान 3 है, B नहीं दिया गया है। तो जो चीज़ नहीं दिया गया रहता है उसे हम लोग सबसे पहले ज्ञात करते हैं। अब B ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है √H² - √P²। तो H का मान देखिएगा तो कितना मिलेगा तो दोस्तों H का मान 5 मिलेगा। 5 का स्क्वायर कर लीजिए 5 25 हो जाएगा और P का मान 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। तो इस प्रकार से B का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको ज्ञात करना है cot थीटा का मान। तो cot थीटा का फॉर्मूला लिख लिए B/P। तो B की जगह पे B का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 4 तो हम लोग 4 लिख सकते हैं और P का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 दे दिया गया था तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से cot थीटा का जो मान आने वाला है वो 4/3 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 4/3 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 49 में कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE तो BC बराबर 8 सेमी है तो EF बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए जितना BC का मान दिया गया होगा ना और यहाँ पे 2AB दिया गया तो जाहिर सी बात है कि 8 में 2 से क्या होने वाला है गुना होने वाला है। तो 8 दूनी कितना होता है तो 8 दूनी 16 सेमी होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है यदि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का कोण p हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360 होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि त्रिज्या r की जगह पे p बैठा देना है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो बटा में 180 डिग्री होने के कारण ये गलत हो गया। यहाँ पे भी 180 डिग्री है, ये कट जाएगा तो 90 बचेगा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से 2 से 360 घटाइएगा तो ये 180 मरते कट जाएगा, लेकिन आर पे स्क्वायर नहीं होने के कारण ये भी गलती हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी को देखते ध्यानपूर्वक तो यहाँ पे आप पाते दिया गया p बटा 720 और गुने 2 पाई आर स्क्वायर दिया गया। अब 2 जाके 720 को काट देगा कितने मरते हुए, तो 360 मरते हुए काट देगा, और यहाँ पे बचेगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे p है क्योंकि कोण का जो मान है वो p है, और थीटा बटा में कितना आ जाएगा 360। तो त्रिज्याखंड का यही फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। सो है दोस्तों, आगे की हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सभी क्वेश्चन वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रथम पार्ट से रिलेटेड होगा। तो पहला सवाल में बोला गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आसान भाषा में जल्दी से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि दो परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 1/2 परिमेय संख्या होता है और 3/2 भी एक परिमेय संख्या होता है। ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो कक्षा 9 में ही आप सभी पढ़ चुके होंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अर्थात अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यही कारण है क्वेश्चन नंबर ए का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है। जैसा कि आभास संख्या का परिभाषा आप सभी को बताया जाता है कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, वैसी सभी संख्याओं को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे 8 विभाजित हो जाता है, कट जाएगा, तो ये भी 9 में भी भाग लगता है, 15 में भी भाग लगता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया 11, और 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें 11 तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 भाज्य संख्या है, 75 भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, लेकिन 23 एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगने के कारण 23 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में बोला गया है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वैसे सभी कंडीशन में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। पहला ऑप्शन में √3 दिया गया है और √3 का कोई वर्गमूल ना होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया गया पाई, जैसा कि पाई को बताया जाता है पाई हो या पाई/2 हो, पाई/4 हो, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऑप्शन सी तो p/q के रूप में दिया गया है, लेकिन q का मान 0 के मान के बराबर होने के कारण ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी को देखिएगा तो ये p/q के रूप में भी है और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। यही कारण है कि ये परिमेय संख्या होने के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमें अपरिमेय संख्या तलाशना होगा। 4/9 परिमेय संख्या है, √81 का वर्गमूल 9 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो √7 दिया गया है और √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। यही कारण है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पे आसान भाषा में जान लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या होंगे, इसको जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आसान सा ट्रिक जान लीजिएगा, कोई ऐसी संख्या होगा जो बार बार संख्या में रिपीट की जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल 1.232323 ऐसे डॉट लगा दिया जाए तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2-3 जो संख्या है ना, ये बार बार इसमें आने वाली संख्या है। यही कारण है कि ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या करेंगे। अब कोई ऐसी संख्या है जो दशमलव में है, फॉर एग्जांपल 0.14 को देख लीजिए, ये दशमलव में होने के कारण कुछ हद के बाद ये समाप्त हो गई है, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या। ऑप्शन बी को भी परिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन सी भी यहाँ पे रेखीय होने के कारण लिमिट है, परिमेय संख्या है।
लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे, पहले 1 जीरो था, 2 जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया, उसके बाद 4 जीरो होगा, 5 जीरो, ऐसे ऐसे करते करते कर ये अनंत तक जाएगा। यही कारण है कि ये जो ऑप्शन डी वाला जो संख्या ये अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिमिटेड संख्या है तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन डी में देखेंगे, पहले 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, इसके बाद में डॉट डॉट है, यानी बहुत सारा जीरो अभी होने वाला है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे रूट अंडर 11 जो है अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 15 अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको देख लीजिए, 16 में 9 से गुना करने में कितना होता है, तो 16 नमा 144 होता है, जो कि रूट में है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। तो यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा, रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 16। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कटने के कारण यहाँ पे केवल 2 बचता है, और 2 को हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट अंडर 7 अपरिमेय है, रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 5 भी अपरिमेय है, रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 7 भी अपरिमेय है। लेकिन दिया गया ऑप्शन डी में रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर 48 ये अपरिमेय नहीं है। कैसे नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि 75 का गुणनखंड कीजिएगा। सो है दोस्तों, इसको अपरिमेय संख्या जांचने के लिए क्या करते हैं कि रूट अंडर 75 दिया गया, 75 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो कैसे करते हैं, 5 तियाँ 15 कर देते हैं, या 5 या 25 तियाँ 75 कर देते हैं। 48 का गुणनखंड करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये करते हैं 4 चौका 16 और 16 तियाँ 48 जाते हैं, और ये दोनों में रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पे डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकल जाता है और रूट अंडर 3 बचता है, डबल 4 रूट से 1 4 निकल जाता है, रूट अंडर 3 बचता है, और रूट यहाँ पे देखिए 4 और रूट अंडर 3 बचता है। तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 जब कट जाएगा तो जाहिर सी बात है 5 बटा कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 5 बटा 4 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। यही कारण है कि दी गई संख्या ऑप्शन डी कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए को देखिएगा, तो रूट अंडर 49 बटा 64, 49 के वर्गमूल 7 होता है, 64 के वर्गमूल 8 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। यही कारण है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है क्वेश्चन 12 में कि 0.3 एक कितनी बड़ी संख्या है, बोला गया ये कौन सी संख्या है। जाहिर सी बात है, इसमें देखिएगा ना, तो 3 1 3 1 और 3 1 बार बार रिपीटेड संख्या है। यही कारण है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद में है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। 36 बटा 64 को देख लीजिए, तो ये परिमेय संख्या ये 6 बटा 8 होगा। ए का वर्गमूल 1 होता है और 81 वर्गमूल 9 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी को देखेंगे ना, तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 में किसी का भी वर्गमूल नहीं होने के कारण ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन भी हमसे बोला है कि अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो रूट अंडर 9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि परिमेय संख्या है। रूट अंडर 20 का वर्गमूल नहीं होता है, 49 का 7 होता है, 25 का 5 होता है। तो यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शन आपको प्राप्त होंगे जिसमें से वर्गमूल होता होगा, जो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी में दिया गया रूट अंडर 20 और रूट अंडर 20 का वर्गमूल ना होने के कारण ये अपरिमेय संख्या होगा। और इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 7 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कटा दीजिएगा, केवल 2 बचेगा, और 2 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन 16 में दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी को देखिएगा तो आप पाएंगे रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यही कारण है कि ऑप्शन डी में दिया गया ऑप्शन, जो क्वेश्चन का ऑप्शन डी में ऑप्शन दिया गया है, ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
जितने भी स्टूडेंट अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप प्ले स्टोर से मैथ एंड मैजिक टिप्स नामक ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके ढेरों सारे क्विज खेल सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।